बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अर्जेंटीना का एक डेलीगेशन चाइना के दौरे के ऊपर है, चेंगडू गया हुआ है। वहाँ पे वो बेसिकली बहुत सी चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं, चाइना के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर JF-17 थंडर की सेल है, न्यूक्लियर मेडिसिन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की इंडस्ट्री के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, और उसके अलावा अर्जेंटीना और चाइना जो है वो एक दूसरे के साथ रडार टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम करने पे बातचीत कर रहे हैं। बेसिकली ये दौरा जो है ये सिर्फ JF-17 थंडर के ऊपर मरकूज नहीं है। अर्जेंटीना चाइना के साथ इस वक्त लॉन्ग टर्म चलना चाहता है और उसके साथ एक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करना चाहता है, जिसके अंदर डिफेंस रिलेटेड चीजें भी आ जाएंगी, मेडिसिन भी आ जाएगी, और दूसरी टेक्नोलॉजीज जो है वो भी एक दूसरे के साथ वो शेयर करना चाहते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि JF-17 थंडर की आपने अगर सेल को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि JF-17 थंडर को किन ममालिक ने जो है वो इस्तेमाल किया, किन ममालिक ने इस जहाज को परचेज किया। ये जो कुछ हमारे दोस्त कहते हैं ना कि JF-17 थंडर तो बिल्कुल एक चाइनीज जहाज है और इसमें पाकिस्तान का तो कोई कमाल नहीं है। वेल, मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स 150 या 250 JF-17 थंडर परचेज नहीं करती तो फिर JF-17 थंडर जहाज को ना तो म्यांमार परचेज करेगा, ना ही नाइजीरिया परचेज करेगा, ना ही कोई और मुल्क जो है वो परचेज करने का सोचेगा भी। चाइना ने तो इस जहाज को परचेज नहीं करना। क्यों नहीं करना? सिंगल इंजन जहाज है, चाइना की जियोग्राफी के हिसाब से बहुत छोटा जहाज है। सिंगल इंजन जहाज वो J-10 की सूरत में ऑलरेडी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मुल्क जिसका जियोग्राफिकल एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो, उसको सिंगल इंजन जहाज वैसे ही सूट नहीं करता, और उसके अलावा इतना छोटा सिंगल इंजन जहाज तो बिल्कुल ही सूट नहीं करता। JF-17 थंडर पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सूट करता है या उन ममालिक को सूट करता है जिनका डिफेंस बजट काफी कम होता है, क्योंकि ये एक सस्ता जहाज है। लेकिन सस्ता होने के साथ साथ अपनी वेट कैटेगरी के अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। अब आ जाए कि अगर हमने JF-17 थंडर की सेल को बढ़ाना है तो हमें क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक जहाज को जब आपने सेल करना होता है, एक फाइटर जेट को जब आपने सेल करना होता है, तो वो किन चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला तो होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दूसरी चीज होती है प्राइस टैग, तीसरी चीज होती है उस जहाज की कैपेबिलिटीज। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आज पाकिस्तान का अमेरिका के ऊपर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती है कि उसके पास मजीद F-16 हो, ज्यादा एडवांस F-16 हो, लेकिन हमारा कोई इस वक्त पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ना तो पाकिस्तान को नए एडवांस F-16 देगा, ना ही पाकिस्तान के जो पुराने F-16 हैं उनको मजीद अपग्रेड करेगा। फिर बात आ जाती है प्राइस टैग पे। आपने सबसे पहले अपनी जेब देखनी होती है कि आप कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं। कभी कभी आप प्राइस टैग अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वो जहाज आपको नहीं मिलता। सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूं कि UAE के पास इतने पैसे हैं कि वो F-35 जहाज परचेज कर सके। अमेरिका उसको F-35 जहाज नहीं दे रहा। क्या UAE के पास पैसे नहीं है? UAE के पास पैसे हैं, लेकिन फिर UAE जो है वो क्यों नहीं F-35 परचेज कर सका? क्योंकि पॉलिटिकली UAE जो है वो अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सका कि वो उसको F-35 जहाज दे दे। इजराइल का अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि UAE के पास पैसे होने के बावजूद भी UAE जो है वो F-35 तक रसाई हासिल नहीं कर सका। फिर बात आ जाती है कैपेबिलिटीज के ऊपर। कैपेबिलिटीज में काफी चीजें और भी आ जाती हैं, वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात देखें कि फाइटर जेट की परचेज के अंदर एक पैटर्न चलता चला आ रहा है। इंडिया ने रफाल तैयारे परचेज किए। क्यों परचेज किए? क्योंकि इंडिया इससे पहले मिराज 2000 तैयारे जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। सारे का सारा जो यूरोप है उसने F-35 परचेज कर लिया है। क्यों परचेज कर लिया? क्योंकि सारे का सारा यूरोप जो है वो इससे पहले F-16 जहाज यूज कर रहा था। दोनों सिंगल इंजन जहाज हैं, ऑल्दो F-35 और F-16 में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो इससे पहले F-16 यूज करती थी, आज सारी की सारी जो है वो F-35 जहाज यूज कर रही हैं। इसी तरह बहुत सी कंट्रीज जो इससे पहले सोवियत यूनियन या रशिया का असला परचेज करते थे, उनके लिए भी आसान है कि वो आज भी रशियन असला ही परचेज करें। चाइनीज असले की तरफ अगर हम देखें तो चाइना इससे पहले रशियन असला इस्तेमाल करता था। अपने मुल्क के अंदर उसने MiG-17 बनाया जिसको F-5 के नाम से हम जानते हैं, MiG-19 बनाया जिसको हम F-6 के नाम से जानते हैं। फिर चाइनीज ने अपने मुल्क के अंदर अंडर लाइसेंस MiG-21 तैयार किया, इसको वो J-7 के नाम से जानते हैं। बाहर की दुनिया को उन्होंने F-7 के नाम से इस जहाज को सेल किया। लेकिन जो जहाज चाइना ने अपने मुल्क के अंदर खुद से तैयार किए उनको किसी कंट्री ने बाय नहीं किया। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक जहाज था Q5, ये बेसिकली F-6 की एक मॉडिफाइड फॉर्म था। इस जहाज को कुछ कंट्रीज ने परचेज किया, और वो भी इस वजह से कि वो F-6 की परफॉर्मेंस से जो थे वो काफी ज्यादा खुश थे। फिर चाइना ने एक जहाज बनाया J-8,
इसको सिर्फ चाइना ने इस्तेमाल किया और किसी कंट्री ने इस जहाज को इस्तेमाल नहीं किया। फिर चाइना ने एक जहाज बनाया JH-7, जो उन्होंने अपनी नेवी के लिए बनाया था। इसको भी चाइना के अलावा दुनिया में और कोई मुल्क जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। सिंपल रीजन है, बड़ा जहाज है, इसके प्राइस टैग का इल्म नहीं है, लेकिन 2 इंजन वाला जहाज है। तो जो कंट्रीज हैं वो चाइना से एक इतना बड़ा जहाज लेने में शायद कतरा रही हो कि जो कि हो भी 2 इंजन वाला, और फिर उसके इंजन की परफॉर्मेंस का भी अब आप कुछ नहीं कह सकते। तो इस वजह से J8 भी किसी कंट्री ने परचेज नहीं किया, JH-7 भी किसी कंट्री ने परचेज नहीं किया। JF-17 की जो कहानी थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ पे आपको पाकिस्तान के किरदार का भी पता चलेगा कि अगर दुनिया जो है वो JF-17 थंडर में इंटरेस्ट शो कर रही है, कम से कम म्यांमार ने इसके 16 जहाज जो है वो परचेज किए 2015 में। नाइजीरिया ने 2016 के अंदर 3 ऐसे जहाज परचेज किए। 3 जहाज परचेज करने का खैर तुक तो कोई नहीं बनता। आई बिलीव कि ये बेसिकली एक टेस्ट बाय था और नाइजीरिया इससे ज्यादा जहाज जो है वो आने वाले दिनों के अंदर परचेज करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कुवैत, कतर, मोरक्को, अजरबैजान, ये कंट्रीज जो है इस JF-17 थंडर को परचेज करने में जो है वो इंटरेस्टेड है। ऐसा क्यों है? वेल, इसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि इस जहाज को सबसे ज्यादा नंबर्स के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बाय किया। बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो कि अपने डिफेंस के लिए जहाज तो परचेज करती हैं, लेकिन उनको पता होता है कि उन्होंने कई कई साल जो है वो जंग नहीं लड़नी। पाकिस्तान की सूरत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को दुनिया जो है वो इस नजर से देखती है कि इंडिया और पाकिस्तान की स्किर्मिश या जंग किसी भी वक्त हो सकती है, जैसे कि आपने 2019 के अंदर देखा। इस वजह से दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री को एक रिस्पेक्ट दी जाती है कि इन्होंने काफी ज्यादा जंगें भी जो है वो लड़ ली हुई हैं, इन्होंने काफी ज्यादा स्किर्मिशेस जो है वो इंडिया के साथ लड़ ली हुई हैं, यानी कि छोटी छोटी जंगें जो है वो इंडिया के साथ इनकी होती रहती हैं। और जिसकी वजह से अगर पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर को परचेज कर रही है और एक बड़े नंबर के अंदर परचेज कर रही है, तो इसका मतलब है कि इस जहाज के अंदर कोई बात जरूर है। दूसरा, इस जहाज की प्राइस टैग आ जाती है। म्यांमार के बारे में समझा जाता है कि म्यांमार ने ये जहाज जो है तकरीबन $35 मिलियन का परचेज किया। हो सकता है पाकिस्तान और चाइना को ये जहाज जो है वो $20 से $25 मिलियन का पड़ता हो, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर जो आप प्रोडक्शन करते हैं वो आपको हमेशा सस्ती पड़ती है। लेकिन एनीवे, हम ये देखते हैं कि अगर पाकिस्तान और चाइना ने इस जहाज की एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो उनको किस तरफ जो है वो ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि JF-17 थंडर को सेल करने के लिए जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए वो तो चाइना के पास है। अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ये जहाज जो है वो नाइजीरिया को सेल हुआ। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और प्राइस टैग के मामले में तो ये जहाज जो है वो बड़ा जबरदस्त है। बात आ जाती है कैपेबिलिटीज की। अब यहाँ पे आप कैपेबिलिटीज को देखें तो कैपेबिलिटीज में सबसे पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये जहाज जो है वो कितने वेपन्स लेके जा सकता है, कितने वेपन्स से ज्यादा ये कितने किस्म के वेपन्स जो है वो लेके जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान ने इस जहाज को इतने नंबर्स में परचेज किया। बेसिकली पाकिस्तान ने इस जहाज से अपने पुराने F7 और अपने पुराने मिराज 3 और मिराज 5 जहाज रिप्लेस करने हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर्स के ऊपर से जो वेपन्स इंटीग्रेट किए उनकी तादाद और उनकी टाइप्स को अगर हम देखें तो उनके अंदर सबसे पहले तो BBR मिसाइल है, SG-10 है, उसके बाद PL-8 मिसाइल है, उसके बाद एयर टू ग्राउंड मिशन के अंदर इस जहाज के ऊपर डम बॉम्ब जो है वो पाकिस्तान लेके जा सकता है। REK यानी कि रेंज एक्सटेंडेड किट वाले बॉम्ब जो है वो लेके जा सकता है। अभी तक इस जहाज से पाकिस्तान ने कोई भी लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है वो फायर नहीं किया। उसकी क्या रीजन है? उसकी बड़ी रीजन ये है कि JF-17 थंडर के बैच 1 और बैच 2 के ऊपर आपने अभी तक कोई भी टारगेटिंग पॉड जो है वो इंस्टॉल नहीं किया। बैच 3 के ऊपर जाके अब इसके ऊपर टारगेटिंग पॉड लगेगा, एसलसॉन पॉड लगेगा, जो कि हम तुर्की से परचेज कर रहे हैं। इससे पहले आप सोच भी नहीं सकते कि आप JF-17 थंडर से कोई लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है वो फायर कर सके, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टारगेटिंग पॉड ही नहीं लग सकता था। जो JF-17 थंडर का ब्लॉक 2 आया था उसके सेंटरलाइन हार्ड पॉइंट के ऊपर आप ये टारगेटिंग पॉड लगा सकते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 होगा जिसके ऊपर ये आपने चिन पॉड जो है वो लगाया, इस चिन हार्ड पॉइंट के ऊपर आप ये अपना एसलसॉन का पॉड लगाएंगे तो ये इसकी कैपेबिलिटी को बूस्ट कर देगा। और अगर आप ये तस्वीर गौर से देखें जिसमें ये अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स जो हैं वो चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ खड़े हैं, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो अर्जेंटीना को दिखाया गया है, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक एसलसन पॉड जो है उन्होंने लगाया हुआ है। इट मीन्स कि अर्जेंटीना ने भी JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो इंटरेस्ट शो किया, जिसकी कैपेबिलिटीज जो है वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से ज्यादा है। दूसरी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। JF-17 थंडर का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो PL-8 मिसाइल फायर कर सकते हैं, लेकिन चाइना के पास PL-10 मिसाइल है, वो PL-8 मिसाइल से काफी ज्यादा एडवांस है। JF-17 थंडर का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो PL-10 मिसाइल फायर ही नहीं कर सकते,
उसकी रीज़न ये है कि JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग साइट जो है वो रखी नहीं जा सकती, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है। ब्लॉक 3 के अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो अब रखी गई है कि उसके पायलट को जो हेलमेट दिया गया है उसके अंदर हेलमेट माउंटिंग क्यूइंग साइट जो है वो रखी गई है, जिसकी वजह से ये PL-10 मिसाइल जो है ये अब JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 फायर कर सकता है। तो बहुत सी चीज़ें अब JF-17 थंडर की ब्लॉक 3 के अंदर जो है वो आपको नजर आएंगी। बहुत से वेपन्स जो है वो JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 फायर कर सकेगा। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो उसकी कैपेबिलिटी नहीं रखते थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स में आपको जो है वो मसले मसाइल का सामना था। PL-10 के होते हुए PL-8 को कौन परचेज करेगा? डेफिनेटली अगर आपने अपना फ्यूचर प्रूफ करना है तो आपको PL-10 जैसा मिसाइल परचेज करना पड़ेगा, जिसकी कैपेबिलिटीज जो है वो PL-8 से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर इस जहाज का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो इसका इंजन भी है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान तुर्की से ये अटैक हेलीकॉप्टर नहीं परचेज कर सका। रीजन क्या थी कि उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ था वो अमेरिकन था। JF-17 थंडर के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो रशिया का बना हुआ है। अब हो सकता है कि इसके अंदर कई कंट्रीज ऐसी हों जिनको हम JF-17 थंडर जो है वो सेल कर सकते हो, लेकिन रशियन इंजन होने की वजह से जो है वो ये हम सेल ना पूरी कर सकते हो, या रशिया इजाज़त ना दे, या उन कंट्रीज़ के जो है वो रशिया के साथ इस तरह के ताल्लुकात ना हो कि वो रशियन इंजन को जो है वो परचेज करना चाहें। अब अगर चाइना इस JF-17 थंडर के अंदर WS-13 इंजन लगा देगा तो फिर ये मामला जो है वो काफ़ी हद तक और बेहतर हो जाएंगे और JF-17 थंडर की जो सेल है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्यों ये रशियन इंजन परचेज कर रहा है? उसकी एक सिंपल रीज़न है कि रशियन इंजन जो है वो इस वक्त किसी भी चाइनीज़ इंजन से बेहतर होगा। ये RD-93 रशियन इंजन जो है ये 15 साल से प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है। WS-13 जो है उसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। तो ये वक्त के साथ साथ आप JF-17 थंडर की सेल को इंक्रीज करेंगे। JF-17 थंडर की सेल एक दिन में इंक्रीज नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस जहाज के साथ अभी बहुत से वेपन्स जो है उनको आपने इंटीग्रेट करना है। अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स अपना रॉद ALCM जो है वो इस JF-17 के ऊपर इंटीग्रेट नहीं कर सकी। उम्मीद है कि JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के साथ जो रॉद 2 है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस तस्वीर में देखें कि ये JF-17 थंडर के आगे एक लेजर गाइडेड बॉम्ब पड़ा है। अभी तक हमने इससे लेजर गाइडेड बॉम्ब जो है वो फायर होते नहीं देखा। एसलसान पॉड जो है वो इस JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 के ऊपर लगाया जाएगा। उसके साथ ये एक IR बॉम्ब है। अभी तक हमने ये IR बॉम्ब जो है इस JF-17 थंडर से जो है वो फायर होते नहीं देखा। अब अर्जेंटीना को इस जहाज के अंदर क्यों इंटरेस्ट है, उसकी मैं 2 रीजन समझता हूँ, और दोनों रीजन ये हैं कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है वो सक्सेसफुली C-802 क्रूज मिसाइल और CM-400 AKG क्रूज मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट कर चुके हुए हैं। न सिर्फ इंटीग्रेट कर चुके हुए हैं बल्कि फायर भी कर चुके हुए हैं। और अर्जेंटीना जो है उसकी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। उसने जब इंग्लैंड से मार खाई थी फॉकलैंड आइलैंड के अंदर तो उसकी बड़ी वजह यह थी कि जो इंग्लैंड की नेवी थी वो बहुत बड़ी थी। ऑल्दो उस वक्त अर्जेंटीना ने एक एग्जॉस्टेड मिसाइल के जरिए से HMS शेफील्ड शील्ड जो था उसको सिंक कर दिया था, लेकिन उस वाक़े के बाद फ्रांस ने ये एग्जॉस्टेड मिसाइल जो थे वो अर्जेंटीना को देना बंद कर दिए। उस वक्त जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, वो भागी भागी फ्रांस गई थी और उसने फ्रांस से जाके कहा था कि ये आपने कौन सा एग्जॉस्टेड मिसाइल जो है वो अर्जेंटीना को सेल कर दिया, उसने हमारा पूरे का पूरा जहाज डुबो दिया। तो वहाँ पे इंग्लैंड ने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ किया और आज अर्जेंटीना के पास कोई भी एंटी शिप क्रूज मिसाइल नहीं है। अगर अर्जेंटीना ये JF-17 थंडर परचेज करता है तो अर्जेंटीना को C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी मिल सकता है, CM-400 AKG एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी मिल सकता है। तो अर्जेंटीना तो JF-17 थंडर परचेज करके बहुत ज़्यादा खुश होगा। फिर आई बिलीव कि पाकिस्तान ने इस JF-17 थंडर के ऊपर मार 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है उनको भी इंटीग्रेट कर लिया हुआ है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा रेंज वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है इस JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट करने चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ड्यूरेंडल एंटी रनवे बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल करती है। ये एंटी रनवे बॉम्ब जो है ये मिराज तैयारों से फायर किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्टीमेटली इन एंटी रनवे बॉम्ब्स को इन JF-17 थंडर के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये सारे का सारा जो है ये वक्त के साथ होगा और वक्त के साथ साथ जो है ये JF-17 थंडर एक मैच्योर प्लेटफॉर्म बनेगा। उसके अलावा ये आप देखें ये GB6 है, ये एक ग्लाइड बॉम्ब होता है, इसके अंदर कोई इंजन वगैरह नहीं लगा होता। उसके बाद आप देखें कि तुर्की ने अपने F-16 के लिए सॉम एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है वो बनाए। ये बेसिकली उन्होंने एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो तैयार किए हैं जो कि F-16 से फायर किए जा सकते हैं। आप अभी तक कोई ऐसा वेपन जो है वो JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सके। अभी आपने इस किस्म के वेपन को भी JF-17 थंडर के साथ इंटीग्रेट करना है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल तो आपने इंटीग्रेट कर लिए हैं। उसके अलावा अगर आपने JF-17 थंडर को नेवल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिकन जो हैं वो एक AGM-154J100 जो है उसको यूज़ करते हैं। अमेरिकन AGM-150A JASSM यूज़ करते हैं।
अमेरिकन AGM 158C LRASM यूज करते हैं। तो ये बहुत से किस्म के जो है वो वेपन्स हैं जो अभी आपने तैयार करने हैं और उनको JF-17 थंडर से फायर करना है। इन सारे के सारे वेपन्स की अपनी अपनी इफादियत है। कोई वेपन किसी कंडीशन में इफेक्टिव है, कोई वेपन किसी रेंज के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है, किसी वेपन की स्पीड ज्यादा है, किसी वेपन का वॉरहेड बड़ा है। तो ये सारे के सारे जितने भी वेपन्स हैं ना, इनकी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और सारे के सारे जो है आपको JF-17 थंडर के ऊपर लगाने पड़ेंगे। फिर जाके JF-17 थंडर जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। अभी तक तो सिर्फ म्यांमार और नाइजीरिया ने ही परचेज किया है, हो सकता है आने वाले दिनों में अर्जेंटीना भी परचेज कर ले। लेकिन अभी आपको JF-17 थंडर के वेपन इंटीग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है और बहुत से नए वेपन जो हैं वो इस जहाज़ के ऊपर इंटीग्रेट करने हैं। फिर जाके ये जहाज़ जो है एक एक्सपोर्ट सक्सेस बनेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।